एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। माई सेल्फ अर्पिता दे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस। सारी बैचेस बायो वर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय। डीएनए होता क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? इतना तो पता ही। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। छोटे छोटे क्वेश्चन ही मेनली एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, मोस्टली। और हाँ, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे भी मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ ना क्लास में, वो थोड़े थोड़े से हाई लेवल होता है एज़ कम्पेयर टू जो जेसीसीबी का क्वेश्चन का लेवल रहता है, उससे थोड़ा सा हाई रहता है, या फिर पर कभी भी कम नहीं होगा। ये हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ क्वेश्चन सिलेक्ट करते हुए। तो आप लोग अगर देखते हो तो ध्यान से देखना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बिना देखे बड़े उठा लिया। तो इन डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है आर लिंक टुगेदर बाय, किससे लिंक होकर रहते हैं? वो रहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ये न्यूक्लियोटाइड है ना, वो बनता कैसे है, कैसे बनता है? तो पहला ये बनता है शुगर। शुगर में अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज है ना, डीऑक्सीराइबोज होगा। मैं लिख नहीं रही, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना, नोट करना तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो शुगर होता है पहले तो न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक है। अगर डीएनए होगा तो डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए होगा तो राइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए तो राइबोज शुगर। दूसरा क्या होता है? बेस, है ना, जो प्यूरिन और पिरिमिडीन होता है। और तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। इसके वजह से ही नेगेटिव चार्ज आता है, इसी के वजह से होता है, ठीक है। तो इसको और इसको मिलाते हैं तो क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। जब शुगर और बेस मिलता है तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट यानी कि शुगर बेस फॉस्फेट मिलता है, तब जाके क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वापस रिवाइज करते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो 3 चीज़ से बना होता है, एक तो शुगर, दूसरा बेस, एंड तीसरा फॉस्फेट। जो शुगर होता है वो 2 टाइप में मिलेगा, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज, और अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर, ठीक है। फिर बेस हो गया जिसमें कि प्यूरिन पिरिमिडीन आता है। प्यूरिन में क्या आ जाएगा? एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडीन में साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आरएनए में कभी भी थाइमिन नहीं आएगा, और डीएनए में कभी भी यूरासिल नहीं आएगा, ठीक है। वापस रिपीट कर रही हूँ, डीएनए में कभी यूरासिल नहीं आएगा, सिर्फ थाइमिन ही आएगा, टी ही आएगा। और वैसे ही आरएनए में कभी टी नहीं आएगा, क्या आएगा? यू आएगा हमेशा। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाता है, ठीक है। तो शुगर, फॉस्फेट, बेस और फॉस्फेट, शुगर और बेस को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट जुड़ता है तो टोटल कंपोनेंट को क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के मल्टीपल ऐसे अरेंज्ड चेन्स रहते हैं, एक तरफ 2 साइड में रहेंगे, एक साइड रहेगा लेफ्ट साइड, एक राइट साइड रहेगा। और एक साइड वाला जो जोड़ते हैं ना, जैसे एक सपोज ऐसे आप सीढ़ी समझ लो, ठीक है, 2 तरफ समझ लो, और सीढ़ी को बीच में से काट दो। एक बड़ा सा ब्रॉड सीढ़ी है, ठीक है, उसको बीच में से काट देंगे हम लोग। इमेजिन करना है ऐसे, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो क्या होता है? ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड ऐसे ऐसे लगते हैं और फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से इधर भी ऐसे करके जुड़ते जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन बेस, सॉरी, यहाँ से बेस रहेगा, जो भी बेस है, बेस रहता है उससे जुड़ा हुआ। पूरा इसको ही बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा को न्यूक्लियोटाइड बोल। और ये ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए कि डीएनए जो होता है एक एसिडिक सब्सटेंस है। किसकी वजह से एसिडिक सब्सटेंस बनता है? फॉस्फेट की वजह से, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी आता है उसी वजह से। तो डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, किसने पहले आइडेंटिफाई करा था?
किसने करा था? मिस्टर ने, ठीक है। और कब किया था? 1869 में। और इनका सॉरी आइडेंटिफाइड बाय मिस्टर, और उसको किस नाम से जानते थे तब? डीएनए को किस नाम से जानते थे? न्यूक्लिन से। किस नाम से? न्यूक्लिन से। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ अ डबल स्ट्रैंड डीएनए, कैसा स्ट्रैंड है? डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अगर साइटोसिन आपका 20% है, साइटोसिन कितना है? 20% है, तो पूछ रहा है एडेनिन कितना होगा? कितना होगा एडेनिन, ये पूछ रहा है। हमेशा याद रखना है साइटोसिन और गुआनिन, डीएनए की बात हो रही है ना, देखिए यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है। साइटोसिन और गुआनिन हमेशा जुड़ते हैं, और एडेनिन और थाइमिन जुड़ते हैं। देखिए जो जी और सी होता है ना, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगते हैं, और ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगते हैं। तो इसका इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है कितने बॉन्ड्स लगते हैं, ये सिंपली मैं बता रही हूँ। तो हमेशा जब जितना सी होगा ना, सी हमेशा जी के साथ पेयर होगा और ए हमेशा टी के साथ। वैसे ही जी हमेशा सी के साथ और टी हमेशा ए के साथ। ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किसके साथ पेयर होता है। जी सी के साथ और ए टी के साथ। और अगर ये डीएनए है ना तब टी है, और अगर यहाँ पे आरएनए की बात होती तो यू हो जाता, ठीक है। तो अभी वो डिस्कशन छोड़ देते हैं, पहले मेन क्या है कि जी हमेशा सी के साथ और सी हमेशा जी के साथ, यही मतलब हुआ। और ए टी के साथ और टी ए के साथ। तो हमेशा जितना सी होगा उतना ही जी को होना पड़ेगा ना, तब ना आपस में पेयर होगा। तो सी जितना है उतना ही जी को होना पड़ेगा। तो गुआनिन कितना हो गया? गुआनिन हो गया आपका 20%। हम लोग को निकालने कितना बोला है? क्या निकालने बोला? एडेनिन निकालने बोला। अब देखिए हमेशा टोटल कितना परसेंट होगा? इधर 100% होगा, तो इधर 20 हो गया, इधर 20 हो गया, तो कितना हो गया? 40% तो कट हो गया, ठीक है, 40% हो गया। बचा कितना? 60% बचा। अब ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 30% क्या बनेगा? एडेनिन बनेगा, और 30% क्या बनेगा? थाइमिन। तो देखिए पूछा हम लोग से बस एडेनिन था, पर हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये याद रखना है कौन किसके साथ पेयर होता है, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे कि किसका दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे साइटोसिन का दिया हुआ है, साइटोसिन के साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो साइटोसिन के साथ क्या पेयर होता है? गुआनिन, यानी कि जी, सी के साथ जी होता है, तो इन दोनों को हटा देंगे, तो 20% ये भी हो जाएगा, 20% ये, तो 40% टोटल हट गया, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है? एडेनिन क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछा था। तो 40% तो गेम से निकल गया, बचा कितना? 60%। तो अभी भी 2 बाकी है, एडेनिन और थाइमिन। तो वो दोनों आपस में इक्वल इक्वल बांट लेंगे, यानी कि 30-30%, है ना। हमेशा इक्वल बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि एडेनिन 30% हो गया और थाइमिन 50%, कभी नहीं होगा। जो जिसके साथ पेयर होगा ना वो हमेशा इक्वल इक्वल बांटेगा। जैसे कि गुआनिन और साइटोसिन देखिए 20-20% हुआ है ना, वैसे ही एडेनिन और थाइमिन आपस में बाइंड होते हैं ना, तो उनका भी इक्वल इक्वल ही होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडेनिन का कितना हो जाएगा? 30%। ओके, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? अगर डीएनए के एक स्ट्रैंड में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो दूसरे वाले में क्या होगा? देखिए हमेशा जो इस स्ट्रैंड में होगा ना, वैसे इसका यही मतलब है, जी क्या है? सी के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। वैसे ही सी जी के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और टी ए के होता है। तो देखिए जैसे 2 स्ट्रैंड होता है ना, तो इसका जो सीक्वेंस होगा ना वो इसके जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो हम लोग का एक क्या दिया हुआ है, देखिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ए टी जी सी ए टी जी सी ए, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना। तो हम लोग अब इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखिए ए का क्या होगा? टी, टी का क्या होगा? ए, जी का क्या हो जाएगा? सी, सी का क्या हो जाएगा? जी, ए का टी, बस कॉम्प्लीमेंट्री लगाना है। टी का क्या होता है? ए, जी का क्या होता है? सी, सी का क्या होता है? जी, और ए का टी। तो उतना सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 3 भी सॉल्व कर लेंगे ना हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला ही सॉल्व करने से हो जाएगा, क्योंकि ए का क्या होता है? टी, तो टी तो सिर्फ एक ही में है। अगर टी 2 में होता तो हम लोग और करते।
तो ऐसे दिमाग लगाना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक ही सॉल्व करिए। पहले ए का क्या होगा, टी होगा, तो टी कहीं और है ही नहीं, तो सीधा सीधे ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। ठीक है, ऐसे करना है। फिर सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज एक्सप्लेन्ड बाय, क्या कह रहा है कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, यानी कि आरएनए से हम लोग को डीएनए बनाना है, ना कि डीएनए से आरएनए। सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है, पहले डीएनए देन आरएनए फिर प्रोटीन, है ना, ऐसे ही चलते हैं ना हम लोग, ऐसे ही चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि आरएनए से अगर डीएनए बनाना है तो क्या होगा, तो आरएनए से डीएनए किस में बनता है, ये उल्टा हो गया, सेंट्रल डॉग्मा के रिवर्स हो, क्योंकि सेंट्रल डॉग्मा में क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, तो ये ऑप्शन तो सही है कि सेंट्रल डॉग्मा के रिवर्स हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरएनए से डीएनए बनाने को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का एक नाम है टेमिनिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी कि डीएनए से आरएनए बनाना है, क्या करना है, डीएनए से आरएनए बनाना है, यही होता है ना सेंट्रल डॉग्मा का। देखिए, जब डीएनए से डीएनए खुद से बना लेगा तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनाना है तो बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनाएंगे तब बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पर यहाँ पे क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, किससे, डीएनए से। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ओके, अब हम लोग को पता है कि हिस्टोन जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, एसिडिक होता है। तो अब आप सोचिए, अगर कोई चीज़ जैसे किसी को बहुत तीखा लग रहा है तो उसको बैलेंस करना है, ठीक है, तो क्या खाएगा, वो मीठा खाएगा, क्वाइट ऑब्वियस है, इसमें तो दिमाग लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है। वैसे ही डीएनए जो है वो क्या होता है, डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है आपका एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, और क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। एक मिनट, अच्छे से लिखना, डीएनए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो अगर डीएनए को पकड़ना है, डीएनए को बाइंड करना है, तो इसका उल्टा जाना पड़ेगा, तभी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो डीएनए अगर एसिडिक है तो हिस्टोन क्या होगा, बेसिक हो गया। डीएनए अगर नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे हो जाएंगे, बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड कौन सा होता है, लाइसिन और आर्जिनिन, है ना, लाइसिन और आर्जिनिन। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। द स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन एज सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड, क्या कह रहा है कि क्रोमैटिन में ना कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे कि धागे में मोती पिरोया हुआ है, कुछ वैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इसको देखते हैं तो ये जो चीज़ है ना, वो है क्या, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, हो गया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी फुलफिल्ड बाय अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है उसको एक जेनेटिक मटेरियल को किसी एक मॉलिक्यूल को फुलफिल करना पड़ेगा ताकि वह जेनेटिक मटेरियल बन सके। जैसे कि एग्जांपल कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है एक इंसान का ताकि वो नेता बन सके, है ना, तो उसके बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक मॉलिक्यूल है, अगर उसको जेनेटिक मटेरियल बनना है तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो पहला क्या कह रहा है कि इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, वो खुद से रेप्लिकेट करना चाहिए। ठीक है, सही है। फिर क्या कह रहा है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, बिल्कुल सही। अब कोई अगर स्टेबल ही नहीं है, आज जैसे कि किसी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, बार बार चेंज हो रहा है, तो वो जो चीज़ है वो रहेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा, है ना।
वो कुछ और ही बन जाएगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इट शुड बी एबल टू अंडरगो स्लो म्यूटेशन भी होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई म्यूटेशन तो अच्छा नहीं होता है, म्यूटेशन क्यों कराना है? स्लो म्यूटेशन बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, बहुत ही माइक्रो लेवल पे म्यूटेशन होता है। अगर नहीं होगा, आप ही सोचिए बहुत साल पुराने कैसे होते थे इंसान, नहीं होते थे, इतना एडवांस नहीं था। धीरे 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 चेंज हो गया ना। पहले पहले का फ़ोन कैसा होता था, अभी का फ़ोन कैसा है, अंतर है ना। तो स्लोली धीरे 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 म्यूटेशंस होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज़ ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन दी मेंडेलियन कैरेक्टर्स। क्या कह रहा है कि मेंडेलियन जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनसे उनके साथ वो एक्सप्रेस करना चाहिए उनके हेल्प से। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स हम लोग पढ़े थे ना कि डोमिनेंस, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उस हिसाब से उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। तो उसको कह सकते हैं हम लोग ये जेनेटिक मटेरियल। तो ये सारी की सारी चीज़ें ही सही है, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए एक जेनेटिक मटेरियल में। अगर नहीं हो पाया तो वो जेनेटिक मटेरियल बनने के लायक नहीं है, ठीक है। इसको नहीं बनाएंगे हम लोग, नेता नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर 1, 2, 3 एंड 4। ओके, फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्या था सबसे पहला था RNA, ठीक है। अब आप कहेंगे DNA क्यों नहीं, तो DNA नहीं होता, ठीक है, RNA ही होता है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हम लोग को ये पता होना चाहिए ना कि RNA जो होता है ना जल्दी, मतलब थोड़ा अनस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू DNA, ठीक है, थोड़ा अनस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू DNA। और क्यों? क्योंकि पहला तो ये इसमें ये OH होता है, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है और ये राइबोज शुगर है, तो डीऑक्सीराइबोज वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा जो DNA में होता है ना, थाइमिन होता है, ठीक है। हम लोग ने डिस्कस किया था ना कि DNA में थाइमिन होगा लेकिन RNA में यूरासिल होगा। तो इसके वजह से भी DNA में थाइमिन होता है, तो ये भी इसके वजह से भी वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है RNA से, ठीक है। और हम लोग को स्टेबल वाला चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पल पल बदलते रहे। पल पल नहीं बदलता पर फिर भी फास्ट होता है बहुत एज़ कम्पेयर टू DNA। फिर केमिकली RNA इज़ रिएक्टिव, वही ना बोले थे अभी कि केमिकली RNA इज़ रिएक्टिव। कितना रिएक्टिव, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते। केमिकली RNA इज़ रिएक्टिव एंड स्टेबल एज़ कम्पेयर टू DNA। तो DNA के हिसाब से RNA क्या होता है? अगर कोई स्टेबल नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना वो रिएक्टिव है, बहुत चंचल है। कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसको स्थिर से बैठना ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, जाके कोई सामान इधर उधर छुएगा, तोड़ देगा, तो वो स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए वो रिएक्टिव भी है ना। तो वैसे ही RNA इज़ मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल एज़ कम्पेयर टू DNA, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टहल। तो जो उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने करा था सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन। अब भाई सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन होता क्या है? तो देखिए सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स होंगे। सपोज ये 1 स्ट्रैंड है, ये 2 स्ट्रैंड है, तो इसमें से ना एक स्ट्रैंड सेम टू सेम आ जाएगा और दूसरे में डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, एक चेंज हुआ दूसरा नहीं, तो इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। ये किस में हुआ था? ई कोलाई में हुआ था। ई कोलाई वाला जो एग्जाम्पल है ना N14 N15 करके, वही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक। तो सारी क्लासेस बायोवर्ल्ड ऐप पे शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, DNA रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एट। ये क्वेश्चन तो पुराना हो चुका है बहुत ही, और हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था किसमें, सेल साइकिल में, ठीक है। तो DNA रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? सबको पता है, एस फेज में, पता है ना, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमर इज कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन डैश। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन तो जो है सो है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमर, इसका क्या मतलब है कि DNA पे डिपेंड होके RNA
डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर, डीएनए पे डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमराइज करना, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, ये पूछ रहा है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, जो कि है ओनली 5' to 3', ठीक है, ओनली 5' to 3'। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ बेस का इन कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में ये है, तो एमआरएनए में क्या होगा। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, है ना, ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। इफ़ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ये दिया हुआ है, तो हम लोग को एमआरएनए का निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, इसका ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसका जो रियल क्वेश्चन है वो है एक सेकेंड, ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, इसका होगा ATT, थोड़ा इधर लिख देती हूँ, ATTCGATG, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर डीएनए का सीक्वेंस ये दिया हुआ है, तो एमआरएनए का क्या होगा, कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है ना, वही मतलब कि अगर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा तो उसका तो हम लोग पूरा ही चेंज कर देंगे। जैसे TAC एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये नॉन कोडिंग वाला है, सपोज ये नॉन कोडिंग वाला है, ठीक है, तो इसको तो पूरा ही चेंज करेंगे। एमआरएनए का बनाना है, ठीक है, ये डीएनए का नॉन कोडिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ये डीएनए का नॉन कोडिंग है और हम लोग को एमआरएनए का बनाना है, तो क्या होगा, टी के जगह ए, ठीक है, ए के जगह टी नहीं, एमआरएनए में जब आता है तो टी नहीं लगता, टी के जगह क्या लगेगा, यू लगेगा, क्या लगेगा, यू, सी के जगह जी और जी के जगह सी। तो ऐसा होता अगर ये नॉन कोडिंग होता, अगर ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता डीएनए का। लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, हम लोग को एमआरएनए का लगाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ टी दिखे वहाँ वहाँ यू कर दो। अगर कोडिंग है तो AU और तो कहीं टी नहीं है, CGA, यहाँ पे और एक टी है, यहाँ पे भी यू और जी, देखिए आ गया, AUUCGAUG, ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, टी की जगह यू लगा देंगे, अगर नॉन कोडिंग दिया हुआ है तो ऐसे पूरा चेंज कर देंगे, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सा है, बस अल्फ़ाबेट चेंज करना है। During transcription, the site of DNA molecule at which RNA polymer is binds is called। बोल रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो डीएनए पॉलीमर है ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है ना, तो उसमें जो डीएनए पॉलीमर है, डीएनए मॉलिक्यूल पे आरएनए पॉलीमर कहाँ पे बाइंड होता है, कहाँ पे बाइंड होता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रमोटर रीजन में, ठीक है, प्रमोटर में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 5' एंड ऑफ HNRNA, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिंग। देखिए ये ना जब मैं पढ़ती थी उस टाइम मेरे को बहुत कंफ्यूजिंग लगता था कि 5' एंड पे कैपिंग होगा कि टेलिंग होगा। देखिए मैंने ऐसे याद किया था, ऐसे करके 3 लिख देंगे और ऐसे करके निकाल देंगे, ये हमारे वर्णमाला में आता है ना हिंदी में, तो वो जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखती थी मैं कि अगर 3' एंड आएगा तो क्या होगा, उस पर टेलिंग होगा, तो 5' एंड पे क्या बच गया, कैपिंग, बस ऐसे, ठीक। फिर इन द 3 कोडॉन्स विच रिजल्ट द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस आर। तो 3 कोडॉन्स ऐसे कौन से 3 कोडॉन्स है, अगर वो आ जाए तो फिर टर्मिनेशन हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस का। तो वो एक क्या कहते हैं, निमोनिक है ना बहुत फेमस, कि उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, वैसे करके हमको याद रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या था, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, तो जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस, क्या कह रहा है कि जो जेनेटिक कोड है ना वो एम्बिगुअस है, और दूसरा क्या है, जेनेटिक कोड इज़ डीजेनरेट और जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल
और जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। ये इसका एक एक करके मतलब समझते हैं और ये भी करते हैं। तो इनकरेक्ट पूछा कौन सा है कि जेनेटिक कोड इज एम्बिगुअस। देखिए यही गलत है, ठीक है। एम्बिगुअस नहीं होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोडॉन दिया हुआ ना, एक कोई कोडॉन होगा वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड के लिए क्या कहते हैं डिफाइन करेगा। जैसे कि सपोज आप लोग देख लीजिएगा, जैसे यू 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 होता है, ठीक है। यू 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 ये किसके लिए करता है? फिनाइल एलेनिन के लिए, फिनाइल एलेनिन। तो ऐसा नहीं है आज मन करेगा नहीं यार फिनाइल एलेनिन के लिए तो बहुत कोड कर ली, चला ल्यूसिन के लिए करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो जिसके लिए कोड करेगा उसके लिए ही करेगा, ठीक है। मतलब कि यू 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 फिनाइल एलेनिन के लिए करता है तो फिनाइल एलेनिन के लिए ही करेगा, ठीक है। किसी और के लिए कभी नहीं करेगा, जो है उसी के साथ करेगा, बहुत ही लॉयल है, ठीक है। फिर होता है जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। इसका क्या मतलब होता है डीजेनरेट का? डीजेनरेट का ये मतलब होता है कि एक अमीनो एसिड का ना मल्टीपल कोडॉन हो सकता है। जैसे कि प्रोलीन है सपोज, ठीक है, प्रोलीन है तो ये कर सकता है सी सी यू के साथ भी और सी 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 के साथ भी कर सकता है। मतलब इसके प्रोलीन बनाने के लिए अलग कोडॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन 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 सी सी यू हमेशा प्रोलीन के लिए ही करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। यानी कि अमीनो एसिड का अलग अलग कोडॉन हो सकता है लेकिन एक कोडॉन हमेशा लॉयल रहेगा अपने अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, है ना, ये सही है। फिर जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, हाँ जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, ठीक है। और जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग ही होता है। जैसे कि आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ऐसे लिखा था ए यू जी सी 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 ए जी सी, हमको नहीं पता हम कैसे भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसे तीन तीन का सेट में रहता है, ओवरलैपिंग नहीं रहेगा, नॉन ओवरलैपिंग रहेगा, ठीक है। हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओके। द म्यूटेशंस दैट इन्वॉल्व एडिशन डिलीशन और सब्सटीट्यूशन। जब एक सिंगल बेस पेयर की बात की जाए ना तो आप लोग क्या बोलोगे? पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलोगे? पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल बेस पेयर इन अ जीन रेफर टू एज पॉइंट म्यूटेशन। अब देखिए सिकल सेल अनीमिया जो है हमारा यहाँ पे, तो ये जो होता है रिजल्ट फ्रॉम अ सिंगल सब्सटीट्यूशन इन अ जीन दस इट इज़ एन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जो सिकल सेल अनीमिया होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये है पॉइंट म्यूटेशन का, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन का क्या होता है सिकल सेल अनीमिया में? हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, GAG से GUG ग्लूटामिक एसिड से वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है ना। यूटीआर क्या कहते हैं उसको? अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? mRNA में, ठीक है, mRNA में मिलेगा। फिर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स एट द लेवल। इसका क्या मतलब होता है? जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का ये मतलब होता है, सपोज कोई जीन दिया हुआ है, ठीक है, एक सीक्वेंस है, उसमें कोई गलती है, कुछ एरर हो गया है, तो आप लोग किस किस स्टेज पे उसको रोक सकते हो? ट्रांसक्रिप्शन पे, प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग पे, या फिर ट्रांसलेशन पे। तो आप ये सारे पे रोक सकते हो, ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि हम लोग का ऐसे स्ट्रक्चरल जीन है ना लैकोप्रोन वाला, तो उसका सीक्वेंस क्या है? तो मैं ऐसे याद रखती हूँ ज़या। कैसे? ज़या, तो ज़या ये रहा, हो गया, है ना। ये ट्रांस एसिटाइलेज लैके किसके लिए करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। वाई किसके लिए करेगा? परमीएज। और ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, ऐसे करके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर। कौन सा इंड्यूसर की तरह काम नहीं करता? सिर्फ एक ही करता है, लैक्टोज, बाकी कोई काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर, सॉरी ये नहीं करेगा कब, सॉरी फिर गलत। लैक्टोज जो होता है ना वही इंड्यूसर की तरह काम करता है। समझा से ही रही हूँ कि लैक्टोज ही हमेशा इंड्यूसर की तरह काम करेगा, ग्लूकोज नहीं करेगा, गैलेक्टोज नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। किस कौन सा इंड्यूसर की तरह काम करता है? लैक्टोज, है ना, यही काम करता है, लैक्टोज करता है, ठीक है।
फिर ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, तो जो जो ह्यूमन जीनोम होता है ना उसमें क्या ऐसे बेस पेयर का क्या क्वांटिटी, अगर ऐसे नॉर्मली हैप्लॉइड ही बोलेगा, ठीक है, तो आप लोग कर दोगे 3 × 10⁻⁹। अगर इन केस वो डिप्लॉयड बोल दे तो रॉकेट साइंस थोड़ी है, इसका आंसर हमें आता है। क्या होगा आंसर? डिप्लॉयड में देखिए हम लोग को पता है ना कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, तो जैसे सब बोल एक चॉकलेट का दाम 2 रुपया है, तो 2 चॉकलेट का कितना होगा? 4 होगा ऑफकोर्स। तो अगर एक स्टैंड की बात की जाए, अगर हैप्लॉइड कंटेंट की बात की जाए, तो अगर 3 × 10⁹ है तो डिप्लॉयड के लिए रॉकेट साइंस थोड़ी करना है, 2 इंटू उसको इंटू कर देना है, 3 × 2 × 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, यानी कि इसको 2 से इंटू कर देना है अगर डिप्लॉयड की बात पूछी जाए। तो क्या हो जाएगा? 6 × 10⁻⁹ बेस पेयर। आई थिंक सबको, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के ऊपर बात कर लेंगे। और नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी बताइएगा। और बायो वर्ल्ड ऐप पे सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ऐप डाउनलोड करके। थैंक यू।